वो पाइथन है। ठीक है, दो लैंग्वेजेस हैं जावास्क्रिप्ट और पाइथन, इन दोनों में एजेंट बन जाते हैं। जो दूसरी लैंग्वेजेस है उन वो भी एआई को सपोर्ट करती है, लेकिन ये दोनों ज्यादा सपोर्ट करती है, और इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो एआई को सपोर्ट करती है वो पाइथन है। ठीक है, तो इसलिए अब हम पाइथन को पढ़ेंगे। तो अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जो कंप्यूटर को समझाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों से बात करनी है ना मैंने, तो उर्दू में कर रहा हूँ, इंग्लिश में कर रहा हूँ, पंजाबी में कर रहा हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन कंप्यूटर को समझाने के लिए जो जबान यूज करते हैं उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जिस तरह आप लोग बहुत सी जबानें समझते हो, ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर भी पहले वो एक जबान समझता है, लेकिन हम उसको इंस्ट्रक्शन बहुत सारी जबानों में दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है वॉइस है, ओके। तो कंप्यूटर जो मेन जबान समझता है वो 0 1 है, उसे कहते हैं बाइनरी जबान, बाइनरी लैंग्वेज। लेकिन जो हम उसे जिस जबान में समझाते हैं वो बहुत सारी जबानें हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। अब हम उसे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर वो उसको 0 1 में कन्वर्ट करके समझता है कि अच्छा ये यूजर ने कहा मुझे, अब मैंने ये काम करना है, फिर वो 0 1 में कन्वर्ट करके उसको समझता है और वो काम परफॉर्म करता है। अब अगर कंप्यूटर ने मुझे कोई रिस्पॉन्स देना है, उसने फिर 0 1 की फॉर्म में जनरेट करना है। ठीक है, उसके बाद उधर एक इंटरप्रेटर या सेंटर लगा होगा, वो उसे फिर उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस इंस्ट्रक्शन की कोडिंग काम करेगी जो इंस्ट्रक्शन हमने उसे दी थी। लाइक मैं आपको कह रहा हूँ कि ये काम कर दो, असाइनमेंट बना के ले आओ। अब मैंने ये कंप्यूटर को कैसे समझाना है? कोडिंग करूंगा ना, कोडिंग करूंगा, असाइनमेंट बनाओ, कोडिंग करूंगा, ये वाला डाटा वेबसाइट से ले आओ, कोडिंग करूंगा कि जब इस पर क्लिक हो, इस पर क्लिक हो तो ये कर्सर ओपन हो जाए, इस पर क्लिक हो जूम ओपन हो जाए। तो ये कैसे समझता है? इसके पीछे कोडिंग होती है ना। तो इसलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं कंप्यूटर को बताने के लिए, समझाने के लिए। अब हमने कंप्यूटर पे बहुत सारे काम करने होते हैं। एक तो हार्डवेयर है ना, उसके बाद सॉफ्टवेयर है। हमने जो काम करना है, हमारा जो सारा काम है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। अब सॉफ्टवेयर बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, उनमें मोबाइल ऐप आ गई, ठीक है, वेब एप्लीकेशन आ गई, और कुछ वायरसेस के सॉफ्टवेयर होते हैं। मोबाइल में जब जाते हैं तो बहुत सारे बिल्ट इन सॉफ्टवेयर आते हैं, ऐसे ही है ना, गूगल है, क्रोम है, और सेटिंग की वो भी सारे सॉफ्टवेयर हैं। और उसके बाद मैंने इनकी टाइप्स देखी है तो ये 2 3 तरह के होते हैं। एक होती है वेबसाइट, वेबसाइट हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, ठीक है, उसका लिंक आता है, उसको क्लिक करते हैं, फिर वो उसका सारा डाटा ओपन होता है। और एक होती है मोबाइल ऐप, मोबाइल ऐप व्हाट्सएप, फेसबुक, कोई गेम्स की ऐप, ये सारी मोबाइल ऐप्स हैं। और एक होती है डेस्कटॉप ऐप। अब जो इसमें ज्यादा नहीं, सारी डेस्कटॉप ऐप है। अब कोई कंपनी बहुत मशहूर हो गई है ना, बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, तो वो क्या करते हैं, उसकी वेबसाइट भी बना देते हैं, मोबाइल ऐप भी बना देते हैं, डेस्कटॉप ऐप भी बना देते हैं, ताकि यूजर उसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सके। अब व्हाट्सएप है तो वो वेबसाइट पे भी चलती है ना, इधर मैंने शायद पिन किया उसे, इधर भी चलती है, ठीक है, मैंने इसको डाउनलोड भी किया हुआ है, ये देखो। अब ये डेस्कटॉप ऐप है, मैंने इसे मोबाइल में चलाया हुआ, वो मोबाइल ऐप है, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें बनाने के लिए हम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। अब कुछ जो लैंग्वेजेज है वो वेब ऐप के लिए अच्छी होती हैं, कुछ मोबाइल ऐप के लिए अच्छी होती हैं, कुछ डेस्कटॉप ऐप के लिए अच्छी होती हैं, ठीक है। अब मोबाइल ऐप या वेब ऐप, वेबसाइट बनानी है, तो अब वेबसाइट भी कई तरह की होती हैं, वेबसाइट भी बहुत सारी तरह की होती है। तो अब किसी वेबसाइट के लिए उसमें हैवी टास्क है, ये डिफरेंट तरह की यूज केस है ना, तो उसके लिए कोई और जबान यूज होगी,
किसी का छोटा मोटा काम, छोटी मोटी वेबसाइट चाहिए, उसके लिए हम कोई और ज़बान यूज कर सकते हैं। अब इसीलिए बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं, जिनमें मोस्टली जो अभी मशहूर है वो है एक C++, जावा, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन, PHP, C# और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब ये ज़बानें यूज करके हम वेबसाइट बनाते हैं, जो उसमें सारा बैकएंड का लॉजिक है ना, बटन क्लिक हो तो क्या हो, ठीक है, अब यूजर पोस्ट करे तो वो कहाँ पे स्टोर हो, वो डेटाबेस में कैसे स्टोर हो, AI में कैसे यूज हो, ठीक है, तो वो सारा हम कोड के थ्रू करते हैं। लेकिन जो हमें नजर आता है ना इधर फ्रंट एंड पे, उसके लिए ये ज़बानें नहीं यूज होती, ये ज़बानें पीछे लॉजिक के लिए, लॉजिक बिल्डिंग के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अब जो फ्रंट एंड पे नजर आता है ना, उसके लिए और ज़बानें यूज होती है, जिनको कहते हैं HTML, CSS। ठीक है, ओके, अब जो हमें नजर आ रहा है ये फ्रंट एंड। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब ये जैसे ओपन होगा, ठीक है, उसके बाद मुझे इस तरह के फंक्शन शो करवाएगा, मैं फाइल क्रिएट करूंगा। अब ये सारा कुछ इंस्ट्रक्शन बैकएंड पे जा रही है। ठीक है, अब किसी भी चीज का फ्रंट एंड अलहदा बनता है और बैकएंड अलहदा बनता है। अब फ्रंट एंड आप किसी भी ज़बान में कर सकते हो इन चीजों का ना, और बैकएंड किसी भी ज़बान में कर सकते हो। ठीक है, अब ये कर्सर है, इस तरह की ऐप आपने बनानी है, तो अब इसका जो फ्रंट एंड है वो आप उसमें जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो, इसका बैकएंड जावास्क्रिप्ट में बना सकते हो। ठीक है, जो फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट यूज होता है ना, उसमें उसके साथ HTML CSS लाजमी लगनी है। ठीक है, अगर पाइथन में इसका फ्रंट एंड बनाना है तो पाइथन जो अच्छा फ्रंट एंड नहीं देता हमें। ठीक है, उसकी एक लाइब्रेरी है स्ट्रीमलीट, वो हमें अच्छा फ्रंट एंड बना देती है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हमने फ्रंट एंड बनाने के लिए HTML CSS यूज करते हैं, जो मोस्टली जावास्क्रिप्ट के साथ यूज होती है। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट की एक नई बहन है या भाई है जिसको कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस ये है कि जावास्क्रिप्ट में हम कोई टाइप नहीं डिफाइन करते, टाइपस्क्रिप्ट में ये बताते हैं कि अब इस डाटा की क्या टाइप है, ये इंटीजर है, फ्लोटिंग डाटा है, क्या है। ठीक है, उनमें ये डिफरेंस है। फ्रंट एंड से बनता है ना, बैकएंड HTML CSS से नहीं बनता, वो जावास्क्रिप्ट के लिए यूज होती है। ठीक है, अब फ्रंट एंड बनाने के लिए किसी भी चीज का हम एक HTML यूज करते हैं, CSS यूज करते हैं, और उसके साथ कोई ज़बान यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट मोस्टली। और भी बहुत सारी HTML CSS की रिलेटेड और भी चीजें हैं जो लोग यूज करके वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाते हैं, लेकिन जो मोस्टली हम कोई ऐसी वेबसाइट बनानी है जिसे किसी भी तरह से डिजाइन कर सकें, हम लोग किसी भी तरह की चेंजिंग करते हैं, तो उसके लिए हम HTML CSS यूज करते हैं। ठीक है, और जो मार्केट ज्यादा उसमें फ्रंट एंड में लैंग्वेज यूज करती है वो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट यूज कर लो, टाइपस्क्रिप्ट यूज कर लो, वो सेम ही है, दोनों सेम है। ठीक है, तो अब ये सारी गेम है फ्रंट एंड की। अब फ्रंट एंड बन गया, फ्रंट एंड की या तो हमें ऐप मिलेगी या तो हमें उसकी कोई वेबसाइट मिलेगी। ठीक है, फिर कोई भी वेबसाइट यूज करेंगे। ठीक है, तो अब क्लाउड की वेबसाइट है, अब ये इसका फ्रंट एंड शो होगा। ठीक है, अब इसका मुझे लिंक मिल गया, ये सारा इसका फ्रंट एंड है। ओके, तो अब मैं इधर कोई क्लिक करूंगा ना, इसे हाई कहूंगा, तो अगर इसका बैकग्राउंड नहीं है ना तो ये मुझे इधर एरर देगा। इधर बैकग्राउंड इसका लगा हुआ है तो वो इसको पढ़ रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, ये इसका बैकएंड है। अब फ्रंट एंड में हमें ये लिंक मिला है cloud.ai, और जब इसको क्लिक करते हैं, इसको कहीं पर भी जाके पेस्ट करते हैं, ये लिंक आप किसी भी दोस्त को दो, अपनी वेबसाइट बना दो, उसका लिंक दो, तो इसको फ्रंट एंड में देख सकेगा। ठीक है, अब आपने इसके फ्रंट एंड को देख लिया, अब आपने इस पे
इसको इंटरेक्टिव बनाना है ना, इसमें बहुत सारी यूजर का डाटा स्टोर करना है, ऐड करना है, ये करनी है, तो वो सारा कुछ बैकएंड में लगेगा। अगर मैंने इसका बैकएंड नहीं कनेक्ट किया तो इधर से जो भी कहूंगा ये मुझे एरर देगा। सिर्फ वो डाटा मुझे शो करवाएगा जो फ्रंट एंड पे मैंने फिक्स कर दिया हुआ है। ठीक है, अब फ्रंट एंड में सिर्फ वो चीजें होती है जो हमने कोड में लिख दी है, फिक्स कर दी है, लेकिन बैकएंड में बहुत सारी चीजें आती हैं। बैकएंड में एआई आती है, ठीक है, बैकएंड में डेटाबेस आती है, और बैकएंड में उसका अपना कोड भी आता है बैकएंड का। ठीक है, जब हम फ्रंट एंड बना रहे होते हैं तो जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस यूज, जब उसके थ्रू वेबसाइट बनाते हैं ना, तो उनको यूज करके फ्रंट एंड बनाने के लिए फ्रेमवर्क भी यूज होता है। उन फ्रेमवर्क को करते हैं नोड.जेएस, सॉरी नोड.जेएस नहीं, नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, फ्रंट एंड वो लैंग्वेजेस को यूज करके फ्रंट एंड बनाने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज होती है, नेक्स्ट.जेएस होती है या रिएक्ट.जेएस। ठीक है, अब हम आगे बैकएंड पे। बैकएंड मैंने आपको बताया कि डेटाबेस बैकएंड में यूज होती है, एआई डाटा बैकएंड में लगती है, और उसका जो कोड है बैकएंड का अलग, जो उसकी सारी लॉजिक बिल्डिंग है वो बैकएंड में होती है। ठीक है, बैकएंड में बहुत सारे पार्ट आते हैं। अब बैकएंड मतलब कि आपने कोई पोस्ट किया ना लिंक्डइन पे, तो वो कहां पर जाकर शो होती है? फ्रंट एंड में हम क्लिक करते हैं क्रिएट पोस्ट। ठीक है, वो सारा डाटा हम फ्रंट एंड से उठा के बैकएंड को भेज देते हैं। बैकएंड में लिखा होता है उसका लॉजिक सारा, और वो लॉजिक उसको पढ़ के वो सारे डाटा को डेटाबेस में भेज देते हैं। डेटाबेस में डाटा स्टोर हो जाता है। ठीक है, आप मुझे कोई क्यूरी करते हो, कोई एआई लगी हुई है, इसे मैं कहता हूँ हाय, इसे कुछ भी कहता हूँ, तब इसमें इसके पीछे इसने मुझे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देना है, वो किसने देना है? वो एआई ने देना है। ठीक है, अब एआई बहुत बहुत तरह की है। पहले पढ़ा था ट्रेडिशनल एआई, फिर जनरेटिव एआई, अब एजेंटिक एआई। इनका तो पता नहीं है एक टाइप्स का। ज्वाइन को एआई को जितने मर्जी टाइप्स में कर लो, लेकिन जो आपको मोटा मोटा मैंने ज्वाइन करके बताया है, ट्रेडिशनल एआई, ठीक है, जो पहले सिंपल रूल पे चलती थी, फिर जनरेटिव एआई जिसने जनरेट करना शुरू कर दिया, इमेज बना दी हमारे लिए, वीडियो बना दी, ठीक है, टेक्स्ट जनरेट कर दिया। अब एजेंटिक एआई वो है जो हमारी चीजों को ऑटोमेट करती है। ठीक है, अब एआई ने लगना है बैकएंड के साथ। अब बैकएंड में एआई आ गई, उसके साथ बैकएंड में डेटाबेस लगनी है, और उसके साथ बैकएंड में सारा लॉजिक लगना है। ठीक है, अब एआई क्या यूज करेंगे? कोई मॉडल ले लिया, जिस तरह हमने एनिमेशन बनाए हैं, तो कोई मॉडल यूज करने के लिए, ब्रेन यूज करने के लिए हम उसकी एपीआई की लेते हैं ना, उसी तरह उस ब्रेन की सिर्फ एपीआई की ले आएंगे, अपने बैकएंड को ला के देंगे, उस जगह कोई इस तरह की क्वेरी आए तो ये जो रिक्वेस्ट है फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आई बैकएंड को, बैकएंड ने वो रिक्वेस्ट उठा के एपीआई यूज करके उस मॉडल को भेज दी। अब उस मॉडल ने हमारे लिए टेक्स्ट जनरेट कर देना या वीडियो जनरेट कर देनी, जो भी कहेंगे कर देगा। ठीक है, और अब फ्रंट एंड में क्वेरी आई पोस्ट ऐड करने की, तो किस में चली गई? डेटाबेस में। ठीक है, अब फ्रंट एंड ये कैसे करता है? फ्रंट एंड में लॉजिक लिखते हैं ना, सॉरी बैकएंड ये कैसे करता है? उसमें लॉजिक लिखते हैं ना। कोई फ्रंट एंड कोई भी डाटा दे रहा है या कोई भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो बैकएंड ने उसको सोल्व करने के लिए लॉजिक लिखना है ना, किस तरह की रिक्वेस्ट आए तो क्या करना है। तो जो लॉजिक लिखते हैं हम, वो या जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं या फिर लिखते हैं पाइथन में। ठीक है, अब उस बैकएंड को सपोर्ट करने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज होते हैं, अगर जावास्क्रिप्ट में करना है तो उसका फ्रेमवर्क नोड.जेएस होगा, अगर पाइथन को यूज करना बैकएंड में तो उसका फ्रेमवर्क हम फास्टली यूज करेंगे। ठीक है, फ्रेमवर्क्स बहुत सारे हैं पाइथन को सपोर्ट करने के लिए, पाइथन का बैकएंड बनाने के लिए, और जावास्क्रिप्ट का जो मोस्टली यूज होता है जावास्क्रिप्ट के लिए वो नोड.जेएस है, और जो पाइथन में फ्रेमवर्क है ना वो दो तीन तरह के, एक है उसका नेम भूल गया, फास्ट एपीआई है, और दो और हैं, क्या दोनों उनका नेम मेरे माइंड से निकल गया, क्या? हाँ, डीजेंगो,
एक और है डीजांगो भी कम्प्लेक्स बैकएंड को सपोर्ट करता है और फास्ट एपीआई भी, और इसके साथ एक और है वो बहुत सिंपल है फ्लास्क। ये तीन है। फ्लास्क बहुत सिंपल वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और जो नोड जैसे बहुत बड़ी कोई एप्लीकेशन बनानी है तो उसके लिए यूज करते हैं, और फास्ट एपीआई जो है अगर कोई छोटी एप्लीकेशन बनानी है या बड़ी बनानी है वो सबके लिए यूज करते हैं। क्या ये फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो हमने बैकएंड में सारा लॉजिक लिखना है ना वो पाइथन में लिखना है, ठीक है, लेकिन जो उसको सपोर्ट करना है ना सारे लॉजिक को जिस चीज ने वो एक फ्रेमवर्क है, और फ्रेमवर्क कोई भी यूज कर सकते हो। अब बैकएंड में जो प्रोसेसिंग सारी होनी है उस फ्रेमवर्क ने करनी है उस लैंग्वेज को यूज करके, ठीक है। अब तीन फ्रेमवर्क है, फ्लास्क, जांगो और फास्ट एपीआई। फ्लास्क सिंपल बैकएंड बनाने के लिए, सिंपल एप्लीकेशन के लिए, जांगो बहुत बड़ी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, सिंपल के लिए भी यूज कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है। ये सभी हम सारी गेम पढ़ेंगे इस कोर्स में ना। और उसके बाद फास्ट एपीआई है, ये आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन फास्ट एपीआई को हम इसलिए यूज करते हैं कि एक टाइम पे मल्टीपल काम को सपोर्ट करती है। बैकएंड में एक रिक्वेस्ट आती है ना, ये बहुत सारी एक टाइम पे आती है, वो सबको सपोर्ट करेगा। एक टाइम पे 10 20 50 रिक्वेस्ट आ गई बैकएंड को, तो बैकएंड सबके लिए काम करेगा, फास्ट रिक्वेस्ट सबके लिए चला देगी, ठीक है। एक टाइम पे बहुत सारी डेटाबेस रिक्वेस्ट भेज देगी, कुछ भी करेगी, लेकिन जांगो में इतनी सपोर्ट नहीं है इन चीजों की। और फास्ट एपीआई जो प्रोसेसिंग करती है बैकएंड में यही से रिस्पॉन्स देना है, डेटाबेस में डाटा स्टोर करना है, वो बहुत फास्ट करती है फास्ट एपीआई, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं। अब बैकएंड में एक फ्रेमवर्क, उसके साथ एक ज़बान जो हम यूज करेंगे वो पाइथन होगी, ठीक है। अब उसके बाद उस बैकएंड ने डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट होना है और एआई के साथ भी कनेक्ट होना है। अब डेटाबेस कोई किसी भी तरह के बहुत सारे डेटाबेस हैं, ठीक है, जब हमको पढ़ेंगे फिर आपको दिखाऊंगा, ठीक है, उसमें डाटा स्टोर करने के लिए, और एआई की बहुत सारी टाइप है, ठीक है। अब एआई में आप लोगों ने एक तो कोई एजेंट बना लिया, ठीक है, तो एआई एजेंट बना लिया, वो भी बैकएंड के साथ ही करना है ना। और उसके बाद अगर आपने किसी मॉडल की एपीआई ले ली, बैकएंड को एपीआई की दे दी, उसके बाद जब फ्रंट एंड कोई रिक्वेस्ट भेजेगा ना आपको बैकएंड को कहा, तो आपने वो रिक्वेस्ट सेम टू सेम पकड़ के इस मॉडल को भेज देनी है। वो मॉडल को कैसे भेजेगा, क्योंकि बैकएंड को एपीआई की दी हुई है। एपीआई की मतलब कि उस मॉडल की एक्सेस, एपीआई की ये बताएगी कि ये बंदे ने इस मॉडल को पे किए, ठीक है, अगर पे करेंगे तो एपीआई की हमारी हैवी रिक्वेस्ट को भी ले जाएगी बैकएंड उस मॉडल के पास। अगर उसको पे नहीं करेंगे, फ्री वाले मॉडल है, तो वो बात करते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो गई है। ऐसे ही है ना कि जो फ्री मॉडल करते हैं कि आज का कोटा पूरा हो गया आपका टेक्स्ट जनरेट करने का, ठीक है। और ऐसा भी कर सकते हैं कि वो मॉडल को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लें हम लोग, उन मॉडल्स को एक उनको एपीआई के थ्रू यूज किया, एक डिफरेंट तरह के एजेंट्स बनाए वो सेपरेट है, उनको एपीआई की दे के उस मॉडल को उसको यूज कर लिया, और उसके बाद वो मॉडल अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर ले, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो, ठीक है, उसको अपने इस बैकएंड से कनेक्ट करो तो फिर भी काम करेगा, फिर नहीं पड़ेगी, फिर वो मॉडल फ्री होगा ना। मॉडल डाउनलोड कर लिया, वो हमारे सिस्टम पर ही चल रहा है, नहीं खत्म, कभी भी नहीं खत्म होगी, क्योंकि प्रोसेसिंग हमारा कंप्यूटर कर रहा है ना। लेकिन कर नहीं कर सकते आप लोग, जब हमने उस पर रिक्वेस्ट भेज दिया मॉडल को, ठीक है, जो मॉडल बहुत सारे डाटा पे ट्रेन है, उसको रिक्वेस्ट जानी है, उसने चलना है, उसने प्रोसेसिंग करनी है, और प्रोसेसिंग करने के लिए हमारा पीसी भी तो उतना बहुत होना चाहिए ना, उसमें एटलीस्ट 16 GB रैम होनी चाहिए। 16 GB रैम बहुत कम बच्चों के पास होती है, और अगर वो भी बहुत कम गुजारा होगा आपका। अगर 8 GB रैम पे इंस्टॉल करोगे तो बहुत स्लो रिस्पॉन्स देगा, 16 GB पे वो थोड़ा काम करेगा, और 32 GB पे वो बेहतर काम करेगा। मॉडल डाउनलोड करेंगे, लेकिन
डाउनलोड तो कर लेंगे लेकिन चलने के लिए प्रोसेसिंग चाहिए यार, ठीक है, और प्रोसेसिंग के लिए हमारा पीसी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और अब हमने डेटाबेस एआई, अब एआई में क्या है, मॉडल एपीआई के थ्रू या इंस्टॉल कर लिए या हमने कोई एजेंट बना लिए, ठीक है। और उसमें एआई में मशीन लर्निंग की आती है, डीप लर्निंग, वो सारे कंसेप्ट एआई के पार्ट में आते हैं, ठीक है, और उसी में एजेंट भी बनते हैं, ओके। तो अब आप लोगों को समझ आई कि मैंने आपको पाइथन क्यों करवानी है। मैंने आपको पूरी जो वेब डेवलपमेंट की सारी समरी आप लोगों को बताई है, मैंने सारी वेब डेवलपमेंट की मैंने आपको समरी बताई है कि फ्रंट एंड क्या चीज है, बैक एंड क्या चीज है, फ्रंट एंड कैसे बनता है, बैक एंड कैसे बनता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो फ्रंट एंड है ना, हमने पहले एजेंट बनाने सीख लेना, उसके बाद फ्रंट एंड एआई से बनवाना है, ठीक है। फ्रंट एंड हमने नहीं सीखना, मैं आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट बताऊंगा जिसको हम अपना बैकएंड बना के दे देंगे, तो जो फ्रंट एंड है वो वेबसाइट हमें ऑटोमेटिकली बना देगी, ठीक है। फ्रंट एंड हमने नहीं सीखना, अब बैकएंड पे आ गई तो बैकएंड हमने सारा सीखना है, ओके। एजेंट तो सीखने ही सीखनी है, साथ में बैकएंड भी सीखना है, ओके। बैकएंड में जो हमने चीजें सीखनी है उसमें एक तो डेटाबेसेस है, उनको कैसे ब्रांड करना है, और दूसरा आ गया फास्ट एपीआई, बैकएंड के फ्रेमवर्क को सीखना है, और तीसरा आ गया कि एजेंट कैसे बनाने हैं। ना तो हमने उन मॉडल्स को डाउनलोड करना है, सिर्फ एपीआई की लगानी है। एपीआई की किसके साथ लगानी है, हमारे बैकएंड के एजेंट के साथ, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे पाइथन, ठीक है। पाइथन पढ़ने के बाद हम लोग एजेंट बनाएंगे, एजेंट्स बनाने सीखेंगे। एजेंट जितनी भी तरह के एजेंट है ना, जितनी भी तरह की जो फ्रेमवर्क है, अब एजेंट बनाने के भी फ्रेमवर्क है, एक को लैंग्राफ कहते हैं, एक गूगल एडी की है, एक ओपन एआई की एजेंट है, ठीक है, वो भी फ्रेमवर्क है, एक क्लाउड है, ठीक है। वो फ्रेमवर्क है, ठीक है। पहले पाइथन करनी है, फिर एजेंट्स बनाने सीखने हैं, उस पर टाइम लगाएंगे एजेंट्स पे। जब हमारे एजेंट्स बन गए और एआई की जो टेक्नोलॉजीज है जो हमने एजेंट के साथ साथ सीखनी है वो कंप्लीट कर ली, फिर हम उसके बाद आएंगे उसी में एजेंट में के साथ साथ आप डेटाबेस भी कर लोगे, ठीक है। अब जब एजेंट बन गए उसी के साथ उसी के फौरन बाद हम लोग फास्ट को सीख लेंगे, ठीक है। इन सब में से कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, बैकएंड में कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने कोड से नहीं डरना, ठीक है। सिर्फ जो मैं बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट आपने और से सीखने हैं, और जो मैं टास्क दूंगा वो आप लोगों ने कर लेना है। अभी हमारे पास 4 मंथ हैं, तो 4 मंथ में इंशाल्लाह लास्ट में आप अच्छे एजेंट बनाओगे किसी भी तरह के, ठीक है। अभी कुछ वीक्स में हम पाइथन कवर करेंगे, ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाएगा नहीं तो, या 3 वीक। उसके बाद हम लोग एजेंट बनाना शुरू करेंगे जिसको 2 मंथ लग जाएंगे, ठीक है। हमारे 5 मंथ हो जाएंगे। उसके बाद हमारा जो 1 मंथ बच जाएगा उसमें हम अपने प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। मैं क्लास के सामने इधर आप लोग मुझे प्रॉब्लम बताओगे, ठीक है। हम लोग मिलकर उसको डिसाइड करेंगे उसने कैसे बनना है, फिर मिलकर उसका फ्रंट एंड बैक एंड बनाएंगे और मिलकर उसका फ्रंट एंड बनाएंगे, ठीक है। एक दो एजेंट मैं बनाऊंगा आपके सामने इस तरह फ्रंट एंड बैक एंड पूरी वेबसाइट बना के, एक दो क्लास में मैं करूंगा, फिर एक दो क्लास में आप लोग करना, वो करके फिर आप लोगों का हैकाथन होगा, ठीक है। हैकाथन में आपको 6 घंटे या 8 घंटे दिए जाएंगे या 4 घंटे, इतनी देर में आप लोग अपना प्रोजेक्ट बनाओगे, क्या इतनी देर में एजेंट बनाना है, और मुझे यकीन है कि आप लोग बना लोगे इतनी देर में, इधर ही होगा ना। आप लोगों ने कहना सर हमें आधा घंटा घंटा और दे दे, 2 घंटे और दे दे, ठीक है। लास्ट में अपने ये कहना सर टाइम ज्यादा दे दे, 4 घंटे, 4 घंटे नहीं मैं 8 घंटे की कोशिश करूंगा, ठीक है।
उसमें भी आपने कहना सर में थोड़ा टाइम और दे दें। मैंने जो भी सिखाया ना वो सारा मैंने कहते ना कि इसको मिला के एक नया प्रोजेक्ट बनाओ। जो चीजें बताई है मैंने आपको इंशाल्लाह पूरी करानी है, ठीक है, मैं दूंगा। और ये है कि जब मैंने करवाना है ना आपको ये चीजें, तो अब ना आप लोगों ने कोई कहीं से फ्रंट एंड सीखना है, ठीक है, सीखना नहीं है किसी इंस्टीट्यूट के पास ना कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स आ गया था वो नहीं करना आपने, ठीक है, कहीं पर एआई का कोर्स आ गया तो आपने वो नहीं करना, चैटबॉट डेवलपमेंट किसी भी तरह का। अब ये 4 मंथ पढ़ लो, आप लोगों के लिए बहुत है, उसके बाद अपना काम खुद करो, इंडिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है। सारा कुछ करेंगे, ये कोर्स कर लिया उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लो कि जिंदगी में और कोई कोर्स नहीं करना, ठीक है। इस कोर्स मैंने आपको स्टार्ट बता देना है, फिर आगे आप लोगों पे आप लोग कंटिन्यू करते हो कि नहीं करते, ओके। अभी जो डाटा साइंस का कोर्स है मैंने उन बच्चों को इस तरह कराया कि अब उनमें से कुछ बच्चों ने 4 से 5 लाख बना लिया है। कोर्स के स्टार्ट में उन्हें कुछ भी नहीं था आता, अभी 6 मंथ ही हुए ना आपको उनके कोर्स को स्टार्ट हुए, 6 नहीं 8 मंथ हो गए हैं, 8 या 9 मंथ, तो अभी उन्होंने इतने इतने पैसे कमा लिए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि वो जो बच्चे हैं ना जिन्होंने इतने बनाए हैं वो जाके काम करते हैं, सारी सारी रात बैठ के एआई से काम करवाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी है इसको पकड़ के सीखना शुरू कर देते हैं। मैं उन्हें जो बताता हूँ वो उससे ज़्यादा करके आते हैं मेरी क्लास में, ठीक है। अब समझ आ गया कि हमने इस कोर्स में क्या करना है। और मैंने आपको मोटी मोटी चीज़ें बताई हैं, जो छोटी छोटी आएंगी वो हम टाइम पे देखेंगे, ओके। ये सारा काम है यार आप लोगों को, ठीक है, टेंशन नहीं लेते, ओके। यार अभी कहाँ जाके है तुम मना भी टेंशन ले रहे हो, अभी ये सोचो ना, मोबाइल ऐप और वेब ऐप, जो मोबाइल ऐप का फ्रंट एंड है, ठीक है, वो ए बना देगी, चाहे वेबसाइट का फ्रंट एंड या मोबाइल ऐप का फ्रंट एंड है वो हमने ए ने बना देना है, ठीक है। अब एआई फ्रंट एंड बड़ा अच्छा बना रही है लेकिन बैक एंड हमेशा डिफरेंट होता है, ठीक है, हम किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिहाज से बैक एंड डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मोबाइल ऐप और वेब ऐप के लिए बैकएंड एक ही काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक बैकएंड को वेबसाइट के साथ भी कनेक्ट कर दो, वेबसाइट के फ्रंट एंड के साथ और मोबाइल ऐप के साथ। जो मोबाइल ऐप है वो भी एक फ्रंट एंड होता है, ठीक है, मोबाइल ऐप भी फ्रंट एंड है, वेबसाइट भी फ्रंट एंड है। अब उनके पीछे जो काम होता है वो बैकएंड होता है। अब एक पोस्ट मोबाइल पे भी करते हो लिंक्डइन पे, उधर से भी कर सकते हो ना, और इधर से वेबसाइट से भी कर सकते हो, और अपना नेम लिख के किसी का नेम लिख के सर्च करते हो उसका सारा डाटा आ जाता है ना, मोबाइल से भी आ जाता है वेबसाइट से भी आ जाता है। तो किसी का नेम सर्च करते हो फ्रंट वेबसाइट मोबाइल ऐप पे जाके, जब उसका नेम क्लिक करते हो तो सारी पोस्टें सारा डाटा उसके सारे सर्टिफिकेट कहाँ से आते हैं, वो डाटाबेस में स्टोर है ना, लिंक्डइन में स्टोर किए हुए हैं। तो जो डाटाबेस से डाटा आता है वो बैकएंड के थ्रू ही आता है ना, बैकएंड एक ही होता है, ठीक है, बैकएंड पाइथन का चलेगा मोबाइल ऐप के साथ भी, ठीक है, फ्रंट एंड उसका डिफरेंट होगा, तो फ्रंट एंड हमने यही से बनाना है वो नहीं सीखना, ठीक है। फ्रंट एंड यही बहुत अच्छा बना रही है, अगर आपने अच्छा फ्रंट एंड बनाना है तो आप ऐसा करो 10-12 वेबसाइट्स जाके देख लो, थोड़ी सी वेबसाइट जाके देख लो उनमें क्या क्या वेबसाइट में क्या क्या चीजें होती है, बटन का कैसे होते हैं, प्रोफाइल कैसे बनती है, प्रोफाइल में वो जो सर्च बार है वो टेक्स्ट फील्ड्स है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है, उसमें किस किस तरह का मोस्टली लोग डाटा यूज करते हैं, उसके टॉप पे किस किस तरह के आइकन आते हैं लाइक होम कॉन्टैक्ट लोग आते हैं ना पेजेस, वो सारी चीजें आप दूसरी वेबसाइट से जाकर देख लो और उसके बाद आप एआई का प्रॉम्प्ट दो, ओके। अब हम आते हैं
अपने काम पर जो हमने करना है। अब आप लोगों ने पाइथन सीखने के लिए क्या करना है, एक तो वेबसाइट में आना है, ठीक है, इधर आके लिखना है डाउनलोड पाइथन, वेबसाइट में आके लिखना है डाउनलोड पाइथन। क्लिक करेंगे तो इसके टॉप पे इसकी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। इसको क्लिक किया तो उसके बाद आना है डाउनलोड पे और विंडो पे। अब ये इसके बहुत सारे पाइथन के वर्जन आ रहे हैं, ठीक है। वर्जन क्या है कि अब ये जो पाइथन थी 2010 में, ठीक है, उस वक्त ये इतनी कम्प्लेक्स नहीं थी, ये एआई को सपोर्ट नहीं थी करती इतना, अब ये एआई को सपोर्ट कर रही है। फिर 2015 में ये और अपडेट हुई, इसने थोड़ा थोड़ा एआई को सपोर्ट करना शुरू कर दिया 2020 में। तो इसी तरह जो 10 में इसका और वर्जन था, 2015 में और वर्जन था, ठीक है, 2020 में और वर्जन था, अब और वर्जन है, ठीक है। अब ये इसके वर्जन है, ठीक है, 3.13.14, ठीक है, 3.15, ठीक है, 3.14.6, ठीक है। तो ये सारे इसके वर्जन है, कोई भी आप लोग इंस्टॉल कर लो, लेकिन जो हमने इंस्टॉल करना है ना, लेकिन कोई भी करोगे तो आपको कुछ इश्यूज आएंगे बाद में। अभी एक मंथ तो सही चलेगा, लेकिन जब एजेंट बनाओगे तो उसके बाद आपको इशू आएंगे। तो अभी के लिए जो आपने वर्जन डाउनलोड करना है वो पाइथन 3.12 यूज करनी है, ठीक है। इसका 12.4 कर लो, कुछ 3 कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। क्योंकि एआई के कुछ, जब हमने एजेंट बनाने हैं ना, एआई के कुछ फीचर्स जो पाइथन के नए मॉडल हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप इसकी पाइथन 3.12 या 13 कर लो, अब इसमें से इसका कुछ कोई भी वर्जन यूज कर लो, ओके। उसके बाद आपने आना है विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट पे, 34 नहीं क्लिक करना, ओके। अभी छोटी सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसके बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करना तो होता है ना सब चीजों को, इंस्टॉल करके उसके बाद आप लोगों ने आना है टर्मिनल पर। अब टर्मिनल क्या है, टर्मिनल होते हैं दो तीन तरह के, एक सीएमडी होता है, पावर शेल होता है, ठीक है, बिट होता है, बिट का टर्मिनल। टर्मिनल एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कंप्यूटर को कोई भी चीज कमांड के थ्रू बतानी है ना, तो उसके लिए टर्मिनल यूज करते हैं, और अगर कमांड के थ्रू नहीं बतानी तो ये जो सारी चीजें यूज आ रही है इसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये पाइथन ओपन हो जाएगी, मैं इसको कोड में भी कहूंगा, लिख के कहूंगा तो फिर भी ओपन कर देगा, ठीक है। तो टर्मिनल है दो तीन तरह के, तो आप लोग पावर शेल यूज कर लो या सीएमडी यूज कर लो। सीएमडी लिखा इधर, ये आ गया, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और ये कमांड लाइन इंटरफेस है, ठीक है। इसको कमांड देके कंप्यूटर, पूरे कंप्यूटर से कोई भी काम करवा लो कमांड देके। तो इधर आके हमने लिखना है पाइथन वर्जन। अब ये क्या बता रहा है 3.12.8, इसका मतलब है कि मैंने जब उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया ना, अब इससे पता चला कि वो पाइथन डाउनलोड हो गया मेरे सिस्टम पे, ओके। ये काम आप लोगों ने कर लेना है। जब ये शो होगा तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है यहाँ कर्सर, डाउनलोड कर्सर, ठीक है। यहाँ लिख लेना डाउनलोड, डाउनलोड एंटी, ठीक है। अब इसके जो टॉप पे जो पहला वाला लिंक होगा ना, उससे हम इन चीजों को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब
ये ऐसा पहले जो था ना VS कोड, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करके हम लोग कोई भी तरह की वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाते हैं। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग वेब ऐप भी बना सकते हैं, मोबाइल ऐप भी यूज बना सकते हैं। अब इसमें यूज इसको पहले ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इस सॉफ्टवेयर को यूज करके इसमें फाइलें बना के फिर वेबसाइट बनानी है या कोई फ्रंट एंड बनाना है, बैक एंड बनाना है। ठीक है, इनको यूज करते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमें एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये पहले यूज होता था, आज से 2-3 साल पहले। ठीक है, बताता हूँ एक मिनट। पहले ये आया, 3 साल पहले तक यही कर्सर यूज होता था, VS कोड यूज होता था, ये 2 साल पहले तक काफी साल ये चला है। लेकिन जैसे AI आई, ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर भी आना शुरू हो गए ना, जिसको बताए तो हमारे लिए कोड लिख दे, ऐसे ही है ना। तो उसके लिए उसके बाद आया कर्सर। कर्सर में सारा वही चीज, उसी तरह का सॉफ्टवेयर ये है, उसी तरह का सॉफ्टवेयर ये है। VS कोड में डाउनलोड करोगे ना, आपको ये सारा यही यूज होगा, इसी तरह का इधर फाइलें बनेंगी, फोल्डर बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आया ये कर्सर था ना, ये कुछ स्टूडेंट ने मिलकर बनाया था, यूएसपी यूनिवर्सिटी के। ठीक है, अब ये स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था, अब ये बहुत अच्छा चलने लग पड़ा। दुनिया के जो डेवलपर है ना, उन्होंने पहले VS कोड को यूज करते थे, उन्होंने उसके बाद इसको यूज करना शुरू कर दिया। इसको थोड़े से पैसे देते थे हर मंथ, ये उनके लिए कोड लिख देता था। तो कोड को वो यूज करके समझ के अगर सही कोड था तो वो यूज करके वेबसाइट बनानी शुरू कर दी उन्होंने। उन्होंने बड़ा पैसा कमाया। लेकिन गूगल ने कहा भाई क्यों ना इस तरह का मैं भी सॉफ्टवेयर बनाऊं। ठीक है, तो फिर उन्होंने बनाया एंटी ग्रेविटी। अब इसको भी डाउनलोड करोगे तो इसी तरह की स्क्रीन शो होगी आपको। ठीक है, इसी तरह की स्क्रीन आपको शो होगी तीनों में। लेकिन जो मोस्टली हम यूज करेंगे एंटी ग्रेविटी फ्री है, लेकिन मैं कर्सर यूज करता हूं। आप लोग एंटी ग्रेविटी कर लो, आपको ये रेकमेंड करूंगा, ये फ्री है। ये भी फ्री में हमारा ये कोड लिखता है, ये भी लिखता है कोड हमारे लिए फ्री में, ये भी लिखता है। सर इन सब में AI है कोड लिखने के लिए। लेकिन अभी तो हमने कोड नहीं ना लिखवाना AI से, पहले हमने चीजें सीखनी है ना, सीखने के बाद कोड लिखवाना है। वो मैं बताऊंगा ना। ठीक है, VS कोड भी है यार, इन तीनों में से कोई भी यूज कर लो, अच्छा है आप लोगों के लिए। मैं वैसे बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऑलरेडी VS कोड यूज कर रहे होंगे और मैं कर्सर बताऊंगा, कर्सर डाउनलोड करो, उन्हें ये नहीं पता होगा कि कर्सर क्या है, कर्सर और VS कोड क्या है। अब आपको पता है कि ये तीनों सेम ही चीज है। ठीक है, बस ये है कि ये कोड लिख के देते हैं, 3 डिफरेंट कंपनीज हैं। ठीक है, तो अब आप मैंने इस कर्सर को डाउनलोड किया, आप लोग भी कर लो या एंटी ग्रेविटी कर लो, VS कोड को नहीं डाउनलोड करना। ठीक है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कर्सर को डाउनलोड करो या एंटी ग्रेविटी को, ताकि आप लोग उसको यूज करने के आदी हो जाओ। अब ये डाउनलोड हो गया, इधर आओगे तो ये टर्मिनल ओपन हो गया, जो टर्मिनल मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये कोड है ना, तो इधर कमांड लिखेंगे तो ये हमारे जो इंस्ट्रक्शन होगी वो काम कर देगा। टर्मिनल को इधर इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये हमारे लिए किसी फाइल को रन कर देगा, पूरे किसी पूरे फोल्डर में जो कोड है वो सारा चला देगा। ठीक है, इस तरह काम करेगा। अब इधर हम आगे कोई फाइल बनाएंगे। ठीक है, code.py। ठीक है, इधर आके इसको क्लिक करेंगे, फाइल बन जाएगी, नहीं इसको क्लिक करेंगे नया फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, अब ये फोल्डर बन गया। अब फोल्डर के अंदर आप जितनी मर्जी और फोल्डर बना लो, जितनी मर्जी फाइलें बना लो। ठीक है, तो ये एक फाइल है, फाइल में तो और कुछ नहीं है बनता, फाइल में डायरेक्ट डाटा होता है। ठीक है, तो अब इस फाइल में आगे हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, अब इस फोल्डर को क्लिक करना। ठीक है, जी बिल्कुल। अब आप लोगों ने कोड करना है ना, किसी भी चीज में, किसी कोई भी लैंग्वेज को यूज करके हमने कोड करना है, तो हर लैंग्वेज की एक अलग पहचान होती है।
ठीक है। पाइथन में यूज करना है तो आपने जो फाइल बनानी है ना उसमें पाइथन का कोड लिखना है, उसका नेम तो फाइल का कुछ भी रख लो, लेकिन नेम के लास्ट पे आके आपने डॉट लगा के पीवाई लिखना है। इससे पता चलेगा हमारे कंप्यूटर को कि इस फाइल में पाइथन का कोड है। इधर कोड डॉट जेएस लिखोगे तो पता चलेगा इसमें जावास्क्रिप्ट का कोड है। ठीक है, कोड डॉट टीएस लिखोगे, कोड डॉट टीएस लिखोगे तो उसे पता चलेगा इधर टाइपस्क्रिप्ट का कोड है। तो हमने जो फाइल है वो सी बनानी है पाइथन की है, तो फाइल का कुछ भी नेम रखो और डॉट लगा कर पीवाई लिख दो। फोल्डर पहले ही बना लिया ना, फोल्डर इधर आके बना लो, या इधर नया फोल्डर बना लो। ये पाइथन का फोल्डर है, उसके अंदर आके मैंने फाइल बनाई है। ठीक है, आप लोगों ने जब कर्सर को डाउनलोड करना है ना, तो डाउनलोड करते हुए उसके दरमियान में जैसे स्टेप्स आएंगे, उधर एक स्टेप पे आगे कुछ 3-4 चेक बॉक्स होंगे। चेक बॉक्स का पता है, छोटा सा डब्बा होता है जिसको आप लोगों ने क्लिक करना होता है। वो कहेगा कि ऐड ओपन विद ऑप्शन, ठीक है। वो तीनों 2-3 जो भी होंगे आपने उनको क्लिक करना है। वो क्लिक करोगे तो फिर आप किसी फोल्डर में जाके राइट क्लिक करोगे ना, तो आपको ओपन विद कर्सर का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं करोगे तो आपको ऑप्शन नहीं आएगा और आपको लहदा से आके इधर से टाइप करना पड़ेगा कर्सर, उसको ओपन लहदा से करोगे, ठीक है। फिर उसमें जाके आप लोग फोल्डर ओपन करोगे, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है आप लोगों के लिए। तो डायरेक्ट जिस फोल्डर में जाके कोड करना है उस फोल्डर में जाकर राइट क्लिक करो, ओपन हो जाएगा। अब इधर आकर राइट क्लिक करो, कर्सर ओपन हो जाएगा। अब कर्सर में ये सारी चीजें शो होंगी, ठीक है। इधर आकर राइट क्लिक करो, कर्सर ओपन हो जाएगा। अब कर्सर में कौन कौन से फोल्डर ऑटोमेटिक आएंगे, ये सारे फोल्डर, ठीक है, सारी फाइलें। अब इसमें तकरीबन 10,000 से ज्यादा इसमें फाइलें हैं, हो सकता है 20-30,000 से ज्यादा फाइलें हो। अब ये थोड़े से फोल्डर में, ठीक है, वो सारी फाइलें कर्सर में ओपन हो जाएंगी। लेकिन अब मैंने स्पेसिफिक फोल्डर में जाना ना, तो इधर पाइथन का आ गया, इसको क्लिक करूंगा। अभी तक भी कोई नया फोल्डर ना होगा, ये फोल्डर बन गया ना, तो ये इधर भी शो होगा ऑटोमेटिक, शो हो रहा है ना। ओके, इधर से कोई फाइल बना हो या फोल्डर बना हो, इधर से बनाओ, सेम है। अब आपका सेटअप हो गया कंप्लीट। इस फोल्डर के अंदर है, अब इसको क्लिक करोगे ना, इसमें जो फाइलें हैं। अब मैंने इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल बनानी है तो क्या करूंगा, पहले इस फोल्डर को क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको क्लिक किया न्यू फाइल। अब ये फोल्डर सेलेक्ट हो गया, अब न्यू फाइल, ठीक है। अब ये इसके अंदर है ना, अब इस फोल्डर के अंदर आप जाके चाहे 500 फाइल बना लो, ओके। तो अब आते हैं अपनी डेवलपमेंट की तरफ। अब सेटिंग सारी क्लियर है आप लोगों को कि हमने पाइथन क्यों सीखनी है और पाइथन को चलाना कैसे है। जिन्होंने पहले कभी कोडिंग नहीं ना की उनके लिए ये सेटअप मुश्किल होगा। अब क्लियर है सारा कुछ, सेटअप कैसे करना है। पाइथन डाउनलोड करनी है, चेक करना है इंस्टॉल हुई है कि नहीं। कर्सर डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड करते वक्त दरमियान में जो ऑप्शंस आने हैं वो क्लिक करने हैं। फिर किसी भी जगह पर जाकर कंप्यूटर में जहाँ पे कोडिंग करनी है ना, जहाँ पे आपने कोड स्टोर करना है, उधर जाकर राइट क्लिक करो और कर्सर ओपन कर लो। इस तरह के फाइलें बनाओ और उन फाइलों में कोड लिखते जाओ, ठीक है। अब आगे पाइथन पर। तो अब हम पाइथन को क्यों यूज करते हैं। पाइथन दूसरी जबानें मैंने सीखी हैं, लेकिन ये पाइथन को एआई को सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है, ये बैकएंड में भी यूज होती है, ओके। और इसमें कोड जो लिखा जाता है ना, वो एक तो समझना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें जो कोड इसी तरह लिखा जाता है जैसे इंग्लिश लिखी हुई है, और आप लोग उसको बड़ी इजी से समझ सकते हो। और पाइथन को सीखना भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। सिंपल आपने जिस तरह मैं कोड लिखूंगा आपको ऑटोमेटिक समझ आती जाएगी, सेंस बनती जाएगी कि इस लाइन का ये मतलब है।
ठीक है, इसलिए हम पाइथन को यूज करेंगे। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने सिलेक्ट कर ली, उसका स्कोप देख लिया, वो अच्छी है, क्यों यूज करते हैं ये के लिए, ठीक है। अब जब कोई भी ज़बान आप लोग सीखते हो ना, उससे पहले, वो सीखने से पहले आप कुछ स्टेप को फॉलो करते हो ना। पहले वो चीज़ें सीखते हो जो सबसे पहले आपको सीखनी चाहिए, फिर उसके बाद मुश्किल की तरफ चलते हो। तो जो प्रोग्रामिंग की ज़बान है ना, इसमें डाटा भी स्टोर होता है। प्रोग्रामिंग ज़बान कुछ कोई भी है तो उसने जो भी काम करना है उसका डाटा भी करना है ना। डाटा मिलेगा तो उसने उस डाटा को प्रोसेस करना है, ठीक है। फ्रंट एंड से डाटा आएगा, फ्रंट एंड से डाटा आएगा जिससे बैक एंड में स्टोर करना है। तो अब इस ज़बान ने सारी गेम डाटा के साथ खेलनी है, सारी गेम, सारा जो कोड है उस कोड ने डाटा पे चलना है। तो अब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डाटा स्टोर कैसे करवाते हैं, उसके लिए जो कंसेप्ट यूज होता है उसे कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। अब जिन लोगों को पहले कोडिंग आती है ना, वो तो 4-5 साल या 6 साल पहले चले गए होंगे जब उन्होंने वेरिएबल सीखा था। उन लोगों को ये चीज़ें छोटी लग रही है, लेकिन जिन्हें नहीं आता भाई उनको भी साथ लेके जाना है ना, ऐसी है। तो हम वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे आज। आपको तो आती होगी ना, तो आपके लिए हलवा लग रहा है सारा कुछ, लेकिन ये भाइयों को इन्हें फोल्डर का नहीं पता, तो इनको भी साथ लेके जाना है, ठीक है। अब जो वेरिएबल किसी भी ज़बान में यूज करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपने सबसे पहले उसमें वेरिएबल बनाना सीखते हो, मतलब कि सबसे पहले उसमें डाटा स्टोर करना सीखते हो, ठीक है। अब तो डाटा स्टोर कहाँ पे होता है, रैम पे होता है या हार्ड पे होता है, ऐसे ही है ना। तो अब इस प्रोग्राम ने जो डाटा स्टोर करना होता है वो रैम में स्टोर करना होता है। ये प्रोग्राम ने अगर 1000 लाइन का कोड लिखा है ना, इसने मिली सेकंड के अंदर चलना है या कुछ सेकंड के अंदर चलना है, वो डाटा सारा प्रोसेस करके उसने सारा डाटा खत्म भी कर देना रैम से, ठीक है। अब रैम क्या टेम्परेरी मेमोरी है, जब कंप्यूटर चल रहा हो तो उसने यूज करनी है। अब इसने भी, इस कोड में भी रैम को यूज करना होता है। अब रैम में मेमोरी है या रैम है जो भी है, सिंपल दूसरी मेमोरी है, तो उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस यूज होते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब आप उस बॉक्स में डेटा स्टोर करते हो। अब जो वेरिएबल है ना प्रोग्रामिंग में, वो एक बॉक्स की तरह होता है। मेमोरी में बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, बॉक्स बहुत सारे बॉक्सेस हैं। अब एक डब्बा है तो डब्बे में आप कोई भी चीज स्टोर कर सकते हो, ऐसे ही है ना। तो अब बहुत सारे डब्बे हैं मेमोरी में, बहुत सारे बॉक्सेस हैं। तो अब आपने कोई भी जो बॉक्स है उसमें डाटा स्टोर कर सकते हो, वो डाटा स्टोर करने के लिए बनाया गया ना मेमोरी में। अब हमने किसी स्पेसिफिक ब्लॉक में डाटा स्टोर करना है, तो हम पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस बॉक्स का नेम बताते हैं। पहले किसी बॉक्स को उसका कोई नेम देते हैं, ठीक है। अब इधर आके पेज, अब ये उस बॉक्स का नेम है, ठीक है। अब ये उस बॉक्स का नेम है। अब उस बॉक्स में कोई वैल्यू भी स्टोर करनी है, ऐसे ही है। तो वैल्यू स्टोर करने के लिए बॉक्स पर इक्वल लगाते हैं, इक्वल लगा के वैल्यू स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब इसने क्या किया है, मेमोरी में क्या, रैम में अभी तो नहीं गया, अभी तो मैंने कोड लिख रहा हूँ जब चलेगा उसके ऊपर। अभी इसको बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना, इंस्ट्रक्शन लिख रहा हूँ कि अब ये कोड चले तो क्या करें। अब इसने क्या करना है, एक मेमोरी में जाके एक बॉक्स को पकड़ लेना है, जो बॉक्स से सबसे पहले मिलेगा। कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो से जो बॉक्स पहले प्रोवाइड करेगा, इसने उसको नेम दे दिया पेज, और उसमें वैल्यू उस बॉक्स के अंदर स्टोर कर दिया 34। अब बॉक्स में आप लोग किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, ऐसे ही है। पाइथन में ये होता है कि अब मैंने इसमें 34 स्टोर किया ना पहले, तो नीचे आके मैं क्या कर सकता हूँ, एज इक्वल टू 40 भी कर सकता हूँ। अब ये क्या करेगा, वही बॉक्स था, मेरे बाद में जब वैल्यू को अपडेट किया ना, उसने पुरानी वैल्यू को खत्म कर दिया
वो नई वैल्यू ऐड कर दी। ठीक है, अब जो वेरिएबल पाइथन में होते हैं ना उनकी वैल्यू हम किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने उसमें दानी स्टोर कर दिया, वेरिएबल है ना, बॉक्स है। जब उस बॉक्स को कॉल करूँ तो उसमें नई वैल्यू स्टोर कर दूंगा, उसे पता है कि भाई पहली वैल्यू को खत्म कर दो, पहली वैल्यू को उधर से डिलीट कर दो। ओके, अब जिस तरह वेरिएबल में किसी भी तरह की वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो जो हम वैल्यूज पढ़ते हैं, जो यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में या वेबसाइट में, सॉफ्टवेयर में, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओ तो कितनी तरह का डाटा यूज होता है। जो मोस्टली यूज होता है, एक तो होता है वो नंबर 1 2 3 4 5 सिंपल नंबर, एक होता है उसमें साथ में पॉइंट्स भी लगाते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज लगानी है ना, परसेंटेज लगानी है ना 70 पॉइंट। ठीक है, अब ये डेटा क्या है, एक सिंपल इंटीजर है, इस डेटा की टाइप है इंटीजर, इस डेटा की टाइप है फ्लोट। ठीक है, अब ये जो डाटा है ना, इसकी टाइप है टेक्स्ट। हम जब कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, एक्सेल में करते हो आप लोग या वेबसाइट में किसी की एज देते हो, बहुत सारी तरह का डाटा यूज होता है, हमने हर तरह का डाटा देखना है। एक उसमें आता है इंटीजर, उसके बाद आ गया फ्लोट। ठीक है, उसके बाद आ गया टेक्स्ट। अब टेक्स्ट में क्या क्या आ सकता है, टेक्स्ट में नंबर भी आ सकता है। अब टेक्स्ट में आप लिख दो 34। अब जो चीज आपने डबल कोड के अंदर लिख दी ना, वो टेक्स्ट है। उसकी जो टाइप का नेम है उसे कहते हैं स्ट्रिंग। टेक्स्ट है ना, तो इसकी जो डेटा टाइप है उसको कहते हैं स्ट्रिंग। अब हर वेरिएबल का एक नेम होता है, हर वेरिएबल का एक नेम होता है, दूसरा उसमें वैल्यू स्टोर होती है, और तीसरा उस वैल्यू की टाइप होती है। ठीक है, यार इधर देखो ना, बातें ना करो आप लोग। एक वेरिएबल होता है जो डाटा स्टोर करता है, दूसरा उसमें वैल्यू होती है, तीसरा उसकी टाइप होती है, किस तरह की टाइप उसने किस तरह का डाटा स्टोर किया है। अब ये उसका नेम है, ये उसकी वैल्यू है। अब ये जो डाटा की टाइप है, ठीक है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है, इसकी टाइप फ्लोट है, फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, इसकी टाइप इंटीजर है। ओके, अब एक तरह की और वैल्यू है जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, अब इस वैल्यू को कहते हैं बूलियन वैल्यू। इस टाइप का नेम है बूलियन। ये टाइप क्या है, इसमें सिर्फ दो वर्ड यूज कर सकते हैं आप लोग, या ट्रू है या फॉल्स है। नो नो, इसमें जो वैल्यू स्टोर होनी है ना, वो हमेशा या ट्रू होनी है या फॉल्स होनी है। ऐसी कंडीशन जिसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो, क्या यूजर की एज 20 से ज्यादा है या उससे कम है, क्या यूजर हमारी वेबसाइट पे लॉगिन है कि नहीं। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, पहले तो आपको थोड़ा सा उसका होम पेज वगैरह शो करवा देते हैं, लेकिन जब उसमें कोई पेमेंट करनी होती है या कोई पोस्ट करनी होती है, तो पहले कहते हैं भाई लॉगिन करो। ऐसे ही है ना, उसको कुछ चेक करते हैं क्या ये यूजर लॉगिन है या नहीं है। अगर है तो आपको अलाउ कर देंगे, अगर नहीं है तो नहीं अलाउ करेंगे। अगर यूजर लॉगिन है तो हम इधर लिख देंगे ट्रू, अथवा लिख देंगे फॉल्स। ठीक है, अब ये ट्रू हो गया, और ये बूलियन वैल्यू होगी, ये स्ट्रिंग वैल्यू होगी। स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख दो, आप कैसे हो। ठीक है, आई एम डूइंग वेल, वेयर आर यू। अब वो कह रहा है इस वक्त की कहां पर हो। ठीक है, तो वो कह रहा है कि नाउ आई एम लर्निंग पाइथन फ्रॉम सुनानी। ठीक है,
एंड करली ठीक है। अब इसमें कोई भी तरह का टेक्स्ट लिख दो ना, पैराग्राफ लिख दो, ये इसमें केला लिख दो, इसका नेम रखते हैं। अब वो किसी से टाल कर रहा है, ठीक है, ओके, बात कर रहे हैं ना, इसको आपस में दोनों डायलॉग कर रहे हैं एक दूसरे से। अब इसमें कुछ भी स्टोर कर दो। अब किसी का नेम स्टोर करना है। अब ये कि हमने उस बॉक्स का नेम बताया, इक्वल टू लगा के उस बॉक्स में वैल्यू स्टोर करनी है, तो नेम की टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी ना, उसमें टेक्स्ट आएगा एबीसी या कोई स्पेशल फैक्टर है, डबल कोट में जो भी लिखो उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी। तो क्या नेम की टाइप स्ट्रिंग के अलावा कुछ और हो सकती है, हो सकती है, नहीं होगी ना, तो इसलिए इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। और उसके लिए पहले क्या लिखेंगे, डबल कोट्स, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब ये टाइप क्लियर है आप लोगों को, टाइप क्लियर है, कुछ भी दे सकते हो, अभी वो देखते हैं। अब जो वेरिएबल का नेम है ना, वेरिएबल के नेम बनाने के काफी सारे रूल्स हैं, एटलीस्ट 15-20 रूल्स हैं वेरिएबल का नेम बनाने के। अगर सी प्लस प्लस में जाओ तो उसके 30 से ज्यादा रूल है वेरिएबल का नेम बनाने के। तो अब इसके जो रूल्स हैं वो ये है कि जो वेरिएबल का नेम है वो हमेशा किसी कैरेक्टर से स्टार्ट हो या इससे स्टार्ट हो, अंडरस्कोर से, ठीक है, नेम इज इक्वल टू धनुष, ठीक है। अब ये या तो इस किसी कैरेक्टर से स्टार्ट होगा या किसी अंडरस्कोर, जो माइनस का साइन है ना उसको शिफ्ट के साथ क्लिक करो तो अंडरस्कोर आता है, ठीक है, या इससे स्टार्ट होगा, और इसका नेम किसी अब किसी स्पेशल कैरेक्टर से इसका नेम स्टार्ट नहीं हो सकता वेरिएबल का, ठीक है। अब जो वेरिएबल का नेम है ना वो केस सेंसिटिव कहते हैं उसे, ठीक है, ठीक है। अब इधर मैंने एन छोटा बड़ा लिखा है, इधर छोटा लिखा है। अब ये वेरिएबल सेपरेट है, ये वेरिएबल सेपरेट है, ठीक है। अब ये वेरिएबल सेपरेट है, ये वेरिएबल सेपरेट है, ये चार लैदा बॉक्सेस बने हैं, ये लैदा बॉक्स है, ये लैदा है, ये डिफरेंट बॉक्स है, ये डिफरेंट बॉक्स है। जो वेरिएबल है उसका जो नेम है वो केस सेंसिटिव, मतलब कि अगर उसमें कोई कैरेक्टर वेरिएबल के नेम में कोई भी एक्सप्रेस कोई भी कैरेक्टर जो है ना उसको कैपिटल लिख दो या स्मॉल लिख दो तो वो डिफरेंट हो जाएगा, वेरिएबल डिफरेंट हो जाएगा। और इसमें और भी काफी सारे रूल आते हैं। आप स्पेशल कैरेक्टर को नहीं यूज कर सकते और किसी नंबर से भी उसका नेम नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है, ठीक है, किसी नंबर से उसका नेम नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है। अब ऐसा कर सकते हो, इसके नेम में नेम इज इक्वल टू योर नेम हमजा, ठीक है। अब दरमियान में आप वेरिएबल का नेम बनाते हो तो आप बहुत सारे वर्ड को इकट्ठा लिख सकते हो, लेकिन जब उनको वर्ड लिखने हैं तो उनके दरमियान में एम्प्टी स्पेस नहीं डालनी, इस तरह नहीं डालनी। अब क्या करोगे, अंडरस्कोर डालोगे, ओके, वेरिएबल का नेम बनाते वक्त आप इधर अंडरस्कोर डालोगे, और क्या अंडरस्कोर यूज करोगे ना, और क्या स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, वो नहीं यूज होगा, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज होगा। इधर नंबर लिख सकते हो, नंबर कुछ भी लिख लो,
ओके, नंबर आखिर में लिख सकते हैं, दरमियान में लिख सकते हैं, स्टार्ट में लिख सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर भी यूज नहीं कर सकते इसके नेम में, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, अब ये वेरिएबल का नेम बनाने के 3 डिफरेंट रूट और भी हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब वेरिएबल के नेम हम 3-4 वर्ड इकट्ठे लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब ये वेरिएबल है ना, अब एक रूल ये आ गया, ये क्या आ गया, ये हाँ तो चल जाएगा ना, पहले एक कैरेक्टर आ गया, बाद में कोई वर्ड जो मर्जी डाल दो। अब आ गया, ठीक है, अब एक तरह वेरिएबल में ऐसा लिखते हैं कि उसमें 2-3 वर्ड आ रहे हैं ना, एक तो आप उसका जो हर वर्ड का जो पहला नेम है छोटा लिखोगे। ठीक है, एक उसमें हर नेम, हर वर्ड का पहला जो वर्ड है, पहला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल लिखोगे, और एक उसमें सिर्फ पहला जो है ना, पहला वर्ड उसका जो पहला कैरेक्टर वो स्मॉल लिखोगे, बाकी सारे कैपिटल लिखोगे। अब इसको कहते हैं कैमल केस, पास्कल केस और स्नेक केस। ठीक है, इसको कहते हैं इसको कहेंगे इसको कहेंगे, अब ये चीजें मैं आगे पीछे कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन ये 3 केस हैं। ओके, वेरिएबल का नेम बनाने के ये 3 केस यूज होते हैं। ये समझ आ गई है यार, ये कुछ रूल्स है ना, अगर आपने इस तरह जितने भी वेरिएबल है उसमें जितने भी वर्ड आ रहे हैं, अगर पहले उसका पहले वर्ड का बड़ा लिख दिया, दूसरे का बड़ा लिख दिया, तो बाकी जितने भी वेरिएबल बनाने हैं अपने सारे इस तरह बनाने हैं। उसमें अगर 50 वेरिएबल है तो एक किसी वेरिएबल में 3-3 4-4 वर्ड भी आते हैं, तो हर वर्ड का पहला आपने जो कैरेक्टर है वो बड़ा लिखना है, अगर पहली बार छोटा लिखा सबको छोटा लिखना है। ये रूल्स है ना, कुछ रूल अपन फॉलो करने हैं, वेरिएबल का नेम बनाते वक्त कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं ताकि हमें पता चल जाए उस वेरिएबल का नेम। अगर 1000 लाइन का या 10,000 लाइन का कोड है, हमने 1000 लाइन के बाद वो वेरिएबल बनाया है, अब उसे 4-5,000 लाइन के बाद उसका नेम की जरूरत पड़ गई है, तो उसको कैसे कट करेंगे, हमें उसका नेम भी बड़ा टफ बनाया है। नेम अच्छा लिखेंगे तो हमें याद रह जाएगा। अब स्टूडेंट का नेम लिख रहे हैं तो स्टूडेंट नेम लिख रही है। ठीक है, टीचर नेम लिख रहे हैं तो टीचर नेम वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं। ठीक है, ओके, अब कलर नेम, कलर बहुत सारे हो सकते हैं क्यूरियोसिटी में। पहला ये आप पे है, आप जिस तरह का मर्जी लिख लो। ऐसे ही है। ठीक है, अब समझ आ रही है, और जो वेरिएबल का नेम है वो मीनिंगफुल हो। अब ऐसा तो नहीं ना लिखोगे द नेम ऑफ आवर यूनी, अब ये वेरिएबल का नेम ही है ना, नेम ही है ना वेरिएबल का, तो ये कितना मुश्किल बन गया है। या तो क्या लिख दो कलर नेम, अगर आपने कहना कि भाई मैंने ऐसे ही लिखना है तो आप फिर क्या करो, या तो ऐसा कर लो, इसका डी बड़ा कर दो, हर वर्ड का जो पहला वर्ड है ना
बड़ा कर दो। अब ये थोड़ा सा पढ़ना आसान हो गया ना, ऐसी है। यहाँ पैसा कर लो, उसके बाद स्कोर आसान बनाना है तो आप इधर अंडरस्कोर डालना शुरू कर दो। ठीक है, अब ये पढ़ना और आसान हो गया पहले से। ओके, अब इसको और आसान करना तो आप क्या करो, फिलहाल लिख दो क्लर्क नेम। जब और इसको डिटेल में बनाना है तो आपको नहीं पता कौन सा क्लर्क है, तो यूनिक क्लर्क नेम इतना लंबा ना लिखो, छोटा सा नेम हो और मीनिंगफुल हो। ओके, अब हम अगर हमने चेक करना है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं, तो उस वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, मिलता जुलता ही होना चाहिए ना उस काम से। हम ये तो नहीं लिखेंगे यूजर इस लॉगिन चेक करना है, वेरिएबल का नेम रखना है नेम या एक, ऐसा तो नहीं ना कर सकते। अब क्या पता ये क्या है, ये क्या किसके लिए बनाया है, तब इसका नेम क्या रखेंगे, लॉगिन लॉगिन या ओके, इस तरह रख देंगे। या आप इसका नेम रख दोगे लॉगिन है कि नहीं यूजर। क्लियर है, अब यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन बहुत है आज के लिए इतना।